नमस्कार दोस्त। हिंद वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के साथ स्थानीय जीएस पॉइंट पे खास करके पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्र और छात्राओं के लिए इतिहास का एक सीरीज लेकर के आपके बीच में आ रहा हूं कि इतिहास को कैसे पढ़ना है, किस तरह से समझना है और किस तरह से इतिहास को हमें अपने एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से तैयारी करना। तो मैं आज जो चीजों के ऊपर चर्चा करूंगा वह हमारा जो विषय है वह इतिहास है। जरा समझिएगा ये इतिहास क्या है, जरा सा हम इसको समझने का प्रयास करें। इतिहास जो है ये तीन शब्दों से मिलकर के बना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इतिहास जो है तीन शब्दों से मिलकर के बना है कि हा प्लस आ, इति प्लस हा प्लस आ, ये तीन शब्दों से बना है इतिहास। इस मतलब होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, इसका की मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। जरा सा समझिए, ऐसा निश्चित निश्चित रूप से हुआ। जरा सा चीजों को समझ, इतिहास जो है वह पूर्वकालिक घटनाओं का एक प्रकार के संग्रह और एक प्रकार का संकलन है। जैसे कि अगर इतिहास के बारे में यदि हम बोले तो इतिहास का मतलब कि पहले के समय में, भूतपूर्व समय में जो घटनाओं का क्या हुआ है, दर्ज किया गया है किसी ना किसी इतिहासकारों के द्वारा, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा। जरा सा समझिएगा, यहाँ पर कहने का मतलब यह है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, यानी कि इतिहास में दर्ज की गई उन सारी संकल्पनाओं जो इतिहास की घटनाओं के रूप में मौजूद है वह क्या है, निश्चित रूप से हुआ है। इसमें हमें अचंभित होने वाली कोई भी बात नहीं होनी, जैसा हम इतिहास के बारे में जानते हैं। अब मेरा मानना है कि इतिहास जो है वह विचारों का क्या है, संग्रह है। वह क्या है, विचारों का संग्रह है। जरा सा समझिएगा, विचारों का संग्रह है। इतिहास जो है वो विचारों का संग्रह। इतिहास विचारों का संग्रह कहने का अर्थ मतलब इसका यह हुआ कि विभिन्न 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 भिन्न 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 इतिहास कारों का इतिहास कहने का मतलब हुआ कि ये जो है भिन्न भिन्न इतिहासकारों का मत है। जैसे कि हम लोग बराबर इस चीज को जानते हैं कि इतिहासकारों के बीच में क्या होता है, मतभेद होता है। क्या होता है, मतभेद होता है। तो कुछ घटनाएं इतिहास में जो संकलित की गई है वह दूसरा इतिहासकार उसके ऊपर दूसरा मतलब अलग तरह का विचार रखते हैं, तो अगला इतिहासकार उसके ऊपर अलग तरीका का पूर्ण रूपेण विचार रखते हैं। कहने का जो यहाँ पर मेरा मतलब है कि इतिहास जो है वह विचारों का संग्रह है। जाहिर सी बात है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को संकलन करने का काम करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक चीज जो सोचने की बात है वह भी सही और गलत के बीच में क्या करेगा, माइनर डिफरेंस निकालने का प्रयास करेगा और उस डिफरेंस के बीच में जो उसको सही लगेगा उसके तरफ उसका क्या होगा, झुकाव होगा। अब वहीं पर दूसरा इतिहासकार रहेगा तो उसको जो सही लगेगा उस तरफ वह झुकाव होगा। तो इतिहासकारों के बीच में भी क्या है, शुरुआती दौर से ही एक प्रकार की झुकाव की प्रक्रिया चली आ रही, चाहे वह सत्य की ओर हो चाहे वह असत्य की ओर, चाहे वह संप्रदाय की ओर हो चाहे वह समाज की ओर। तो हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में इसीलिए कहा गया है कि इतिहास विचारों का संग्रह है। और इस विचार के माध्यम से होता क्या है दोस्तों कि एक चीज आप जान जाइए कि विचार ही जो है वह क्या है, दर्शन है। विचार ही जो है क्या है, दर्शन है। जब किसी के भी मन में कोई किसी भी प्रकार का विचार का क्या होता है, मन में उत्पन्न होता है, कोई भी तरह का विचार हो, जब कोई भी तरह का विचार उत्पन्न होता है और उस विचार से यदि अगला आदमी के ऊपर क्या होता है, एक
अलग प्रकार की प्रभाव पड़ती है। तो यही तो है जीवन का दर्शन। और यही जीवन का दर्शन का मतलब क्या हो गया? किसी का तो मतलब है सत्य, का तो मतलब है सत्य। जरा सा समझ, इसी का तो मतलब है सत्य। तो जैसा कि आप लोग खुद जानते होंगे कि इतिहास के पिता जो है हेरोडोट्स को कहा जाता था। इसके ऊपर विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमें इतिहास में विचारों की संकल्पनाओं को समझने की जरूरत है कि विचार की संकल्पनाएं आई कैसे, इतिहास की शुरुआत हुई कैसे। दूसरा चीज, इतिहास का मतलब है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ, तो इसका क्या मतलब है। इन चीजों को समझने की जरूरत है। फिर मैं आगे बढ़ते हुए बताता हूं आपको। कहता है क्या, जरा सा समझिएगा, इतिहास में हम क्या क्या चीज को पढ़ते हैं। जरा सा समझिए, इतिहास में हम क्या क्या चीज को, इतिहास में हम किसी भी देश की, पूरे विश्व की यदि बात किया जाए कि यदि विश्व इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं या किसी देश की इतिहास पढ़ रहे हैं, तो वहां पर इतिहास में मात्र हम दो तीन चार चीजें को पढ़ते हैं, दो तीन चार चीजों को जानते हैं। जैसे क्या क्या, देखिएगा इतिहास में हम किन किन चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इतिहास में हम पढ़ते हैं किसी भी देश की सामाजिक स्थिति, किसी भी देश की पहला क्या चीज को, सामाजिक, सामाजिक स्थिति। फिर क्या, राजनैतिक, 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 राजनैतिक स्थिति और आर्थिक, और जब भी हम इतिहास को पढ़ने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं, इतिहास को जब जानने या समझने का जब हम प्रयास करते हैं, तो इतिहास में हम इन तीन तरह की घटनाओं को परस्पर समझते हैं कि सामाजिक स्थिति वहां की क्या रही होगी, आर्थिक स्थिति वहां की क्या रही होगी, और राजनैतिक स्थिति। यदि किसी भी देश की प्राचीन काल से अब तक के समय का सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने में सफल होते हैं, तो इसका मतलब कि उस देश की हम विचार को समझने में सफल होते हैं। इसका मतलब कि उस देश में हम अपनी उस देश की संस्कृति और सभ्यताओं के अनुसार अपने को ढालने में सक्षम होते हैं। क्योंकि इतिहास को समझने का मतलब ही है कि उस देश की संस्कृति और सभ्यता को क्या कर लेना, समझ लेना। क्योंकि इतिहास का मतलब ही है संस्कृति, सभ्यता या सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। जरा सा हम सामाजिक स्थिति में क्या पढ़ते हैं, तो लोगों का क्या पढ़ते हैं, रहन सहन। सबसे पहला नंबर, लोगों की रहन सहन कैसी होगी, लोगों की रहन सहन कैसी होगी। वैवाहिक स्थिति पढ़ते हैं कि वैवाहिक स्थिति क्या रही होगी लोगों की, विवाह किस प्रकार से था, वैवाहिक स्थिति। फिर हम क्या पढ़ते हैं, धर्म को पढ़ते हैं समाज में कि धर्म किस तरह से रहा होगा। मनोरंजन को पढ़ते हैं समाज में, मनोरंजन की स्थिति इनकी क्या थी। खेल कूद को पढ़ते हैं, खेल कूद इनका क्या था, खेल कूद इनका क्या था। तो और अन्य अलग से, और अन्य, यानी कि जब हम किसी भी देश की सामाजिक स्थिति के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं, तो विशेषकर इन सारी विशेषताओं के ऊपर हमें क्या होना पड़ता है, निष्कर्ष निकालना पड़ता है। और जब इन सारी विशेषताओं का जब हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात से हमें स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाती है कि क्या, कि उस देश की हम सामाजिक स्थिति को समझ लेते हैं। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज और पढ़ना होता है, वह स्त्री की दशा को, स्त्री दशा को समझना होता है कि स्त्री की दशा कैसी रही, उस समय की तत्कालीन सामाजिक स्थिति में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। क्योंकि स्त्रियों की स्थिति के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि आज भी प्राचीन काल से आधुनिक काल की जब हम बात करते हैं, तो आज भी स्त्रियों की उत्थान के लिए अनेकों प्रकार की कार्य किए जा रहे हैं। तो हमें इन चीजों को समझने की जरूरत होती होगी वहां कि प्राचीन कालीन समय में स्त्रियों की स्थिति कैसी रही और उसका आज से तुलनात्मक करना। तो ये चीज पढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति में जैसे हम पढ़ेंगे कि इनका जो जीने का, जीवन जीने का जो जरिया होगा, जीवन जीने का जरिया, इसके लिए ये
किस प्रकार के कार्य करते होंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि तकनीकीगत रूप से कैसे विकास हुआ, तकनीकी रूप से कैसे लोगों का विकास हुआ। तो और भी अदर अदर चीज है जो कि आर्थिक स्थिति में हम पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाए कि आर्थिक स्थिति को समझने के लिए तकनीकियों का विकास होना, तकनीकियों का विकास होना ही आर्थिक स्थिति की विकास होती है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि तकनीकीगत रूप से जब जैसे जैसे हम बढ़ते हैं और उससे उससे हमारा देश का इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होता है, या हमारे घर का या हमारे समाज का इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होता है, बढ़ते जाता है। और जब इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़ता है तो हर चीज हमारा क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। राजनीतिक स्थिति में जैसे युद्ध की प्रक्रिया कैसे आई, इस युद्ध में सभा की उत्पत्ति कैसे हुई, सभा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस युद्ध में समिति का निर्माण कैसे हुआ। कहने का मतलब कि यहाँ पर युद्ध में हमें इन चीजों को जानने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, संस्थाओं का विकास, संस्थाओं का विकास को, अर्थात किस प्रकार की युद्ध होती होगी, किस प्रकार से दो लोगों के बीच में एक असंभव जैसी स्थिति पैदा हो जाती होगी, और उसका क्या निर्णय हुआ कि संस्थाओं का विकास हुआ। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा ऐसा इस सभा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच के ऊपर जब देवताओं और असुरों के बीच में जब लड़ाई होती थी तो असुर हमेशा विजयी हो जाते थे और देवता हमेशा पराजित हो जाते। तो देवताओं के गुरु प्रजापति के, ऐसे तो गुरु बृहस्पति हैं, लेकिन उस समय जो प्रजापति थे, प्रजापति के नेतृत्व में देवताओं का एक बैठक बुलाया गया और उस बैठक में इस बात के ऊपर सोचा गया कि असुर हमेशा विजयी हो जाते हैं और देवता हमेशा पराजित हो जाते। तो जब इन चीजों के ऊपर जब विचार किया गया तो वहां पर सभी ने बोला कि देवताओं का भी क्या होगा, एक समूह होगा, एक समिति होगा, जहां पर बैठ करके क्या होगा, असुरों से लड़ने का क्या किया जाएगा, फैसला किया जाएगा। तो सभा का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था। अलग बात है कि इसका तत्कालिक कारण नहीं मिलता है, लेकिन अथर्ववेद में इसका उल्लेख भी है, सभा का निर्माण कैसे हुआ। सॉरी, ऋग्वेद में इसका उल्लेख भी है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। इन सारी चीजों को कि किसी भी देश की सामाजिक स्थिति कैसी रही, राजनीतिक स्थिति कैसी रही, आर्थिक स्थिति कैसी रही, यदि किसी भी देश की, यदि किसी भी समाज की यदि हम समझ लेते हैं तो उसमें फिर समझने का और कुछ नहीं, जहां तक मेरा मानना है उसमें फिर समझने का रह नहीं जाता है। क्योंकि राजनीतिक स्थिति यह भी स्पष्ट करती है कि उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कहां तक रही, उसकी ज्योग्राफिकल मैपिंग का सिचुएशन जो था वो कहां तक रहा। जरा सा समझिएगा, खास करके जब हम यूपीएससी या पीसीएस लेवल जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो एक चीज आपको हमेशा याद रखने की जरूरत होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें हमारा क्या होना चाहिए, कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर। और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें हमारा थॉट के ऊपर क्या होना, अच्छी तरह पकड़ होना चाहिए कि हम किसी चीजों को किस तरह से सोचते हैं, किसी चीजों को लेकर के जब हम बैठते हैं तो उन्हें किस तरह से हम सोचते हैं, उसे हम किस तरह से जानने का प्रयास करते हैं। जब हम इस तरह से बढ़ते हैं तो कहता है क्या, जरा सा देखिएगा कि इतिहास जो है, इतिहास कहने का मतलब यहां पर हमने बताया कि इतिहास में हमें किन किन चीजों को पढ़ना होता है। जरा सा एक चीज आप समझिएगा कि किसी की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति पढ़ने का मतलब क्या है। जरा सा सोचिएगा, जब आपके देश भारत में, जब आपके देश कहां, भारत में कौन आया था, कौन आया था, जब आपके देश भारत में कौन आया था, ब्रिटिश आए, ब्रिटिश आए। और कौन आए, मुगल आए। और कौन आए, मुगल आए। उन्होंने आपके देश के ऊपर शासन करने के लिए जो सबसे पहला काम किया वह आपका साहित्यिक स्रोतों की जानकारी को जुटाने का काम। साहित्यिक स्रोतों की जानकारी जुटाने का काम कहने का जो मेरा मतलब यहां पर है वह यह है कि जैसे ब्रिटिश या मुगल का उद्देश्य क्या था, यहां शासन करना। पहले तो आए थे मुगल आए थे नेताओं के रूप में और ब्रिटिश आए थे व्यापारियों के रूप में, जैसा कि आप लोग हर जानते हो। तो ब्रिटिश मुगल ने क्या किया, हमारे देश में आने के साथ हमारा देश का साहित्यिक स्रोत का अध्ययन करना चालू कर।
अध्ययन करना चालू कर। जब हमारी देश की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति को समझने सफल हुआ, तब उसने हमारे ऊपर शासन करने में क्या रहा, सफल रहा। और इसी का नतीजा रहा कि हम करीब 500 साल क्या रहे, गुलाम रहे दूसरे राजवंशों। करीब 500 साल, 250 साल तो रहे ब्रिटिशों का, तो 250 साल लमसम रहे मुगलों के अधीन अलग अलग प्रकार के आक्रांताओं का, खिलजी अलग अलग तरह के आक्रांताओं का। इस तरह से हमारा देश का शासन सत्ता का बागडोर विदेशियों के हाथ। तो कोई भी देश, जब किसी देश के ऊपर सोचिए कि जब शासन करने की बात करता है, तो सबसे पहला उसका साहित्यिक स्रोत की जानकारी जुटाना प्राप्त। साहित्यिक स्रोत की जानकारी जुटाने से उस देश की तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक स्थिति समझ में आ जाएगी, और जब उस देश की विचारधारा समझ में आ जाएगी तो आपको उसके ऊपर क्या होगा, शासन करना। जरा सा समझिए, इसी के उद्देश्य से 1781 में क्या हुआ था, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी क्योंकि इस समय जो भारत में, जब ब्रिटिश भारत में आए, तो उस समय भारत में दो प्रकार की संस्कृतियां पल बढ़ रही थी। दो प्रकार की अलग अलग संस्कृतियां पल बढ़ रही थी। और जब दो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां पढ़ रही थी, जहां पर सनातन था तो एक वहीं पर इस्लाम भी था, एक जहां पर सनातन था तो एक वहीं पर इस्लाम भी था। और इस बीच में दो अलग अलग प्रकार की जो संस्कृतियां पल, इस बीच में अंग्रेज, ब्रिटिश जो थे, अपना भी एक संस्कृति था। तो जाहिर सी बात है कि ये दो पल बढ़ रही थी भारत में। इन दोनों संस्कृतियों को पढ़ने के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की देखिए स्थापना की गई। तो 1791 में आपने देखा होगा क्या कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। मैं इन चीजों के ऊपर विस्तार से आऊंगा कि साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करने का मतलब क्या है। मैं बस एज एक छोटा सा एग्जांपल कि इतिहास को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, चीजों को देखने का नजरिया मेरा क्या होना चाहिए, ये बस अभी मैं आप लोगों के पास डिस्कस, अभी मैं ज्यादा चीजों के ऊपर नहीं हूं, बस आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। तो बनारस संस्कृत स्कूल की स्थापना की गई, देखे होंगे आपने। तो एक तरफ इस्लाम धर्म को भी अध्ययन करने का काम किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म को भी अध्ययन करने का काम किया गया। अर्थात क्यों, क्योंकि दोनों की विचारधाराओं का सम्मिलित रूप को ही क्या करना था, स्थिर करके इस देश के ऊपर शासन करना। तो साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करना ही क्या है, इतिहास को समझने के जैसा है। अर्थात इतिहास को समझना यानी कि किसी भी देश की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को क्या होता है, समझना होता है। जरा सा चीजों को देखिएगा कि बस मैं छोटा सा बस 2-4 मिनट आपका लूंगा और उसके बाद बस आज यहीं तक रखूंगा। उसके बाद मैं आऊंगा इतिहास का एक बृहद रूप लेकर के आप लोगों के सामने कि इतिहास कैसे कैसे यहां तक आया, हेरोडोटस ने कैसे वहां पर संकलित करने का काम किया, उस समय यूनान में किस प्रकार का गृह युद्ध चल रहा था और किस प्रकार से इतिहास की लिखावट शुरू हुई। मैं शुरू से ही थॉट को ही लेकर के आऊंगा और कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट को भी आपके सामने इतनी मजबूती से रखूंगा कि हर एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण आपको कोई भी समस्या नहीं हो, कभी भी याद रखिए। तो जहां तक एक बात आप हमेशा याद रखिए कि इतिहास के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास जो है वह क्या है, लोगों के जीवन स्तर का विकास, लोगों के जीवन स्तर का विकास, जीवन स्तर का, लोगों के जीवन स्तर का विकास, यानी लोगों का जीवन स्तर का विकास का मतलब क्या, उसके सामाजिक स्थिति में क्या आया होगा, परिवर्तन आया होगा, उसके राजनैतिक स्थिति में क्या आया होगा, परिवर्तन आया होगा, उसके आर्थिक स्थिति में क्या आया होगा, परिवर्तन आया होगा। एक चीज जहां तक मैं बताते चलूं आप लोगों को, बौद्धिक विकास ही सारी विकास की अवधारणाएं होती। जब तक आपकी बौद्धिक विकास नहीं, जब तक आप बौद्धिक विकास नहीं कीजिएगा, तब तक आप सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक विकास करने में क्या रहिएगा, असफल रहिएगा। यह क्वेश्चन बनता है यहाँ पर
कि सबसे पहले किस तरह की विकास होती है। तो सबसे पहले बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास के बाद सामाजिक विकास, सामाजिक विकास के बाद राजनीतिक विकास, और राजनीतिक विकास के बाद आर्थिक विकास होता है। लेकिन इन तीनों विचारों के ऊपर अगर गहरा रूप से हम प्रभाव डालें तो एक चीज हमें स्पष्ट रूप से समझ में यहां पर आएगी कि क्या जब बौद्धिक विकास किए हुए हमें अपने सामाजिक विकास कर सकते हैं, हम अपना राजनीतिक विकास कर सकते हैं? कदापि संभव। तो सबसे पहले हमें अपने बौद्धिक विकास की जरूरत होती है, जो किसी भी इंसान में उसके अगला कदम की क्या होती है, जरूरत होती है। तो यहाँ पर लोगों के जीवन स्तर का विकास कहने का मतलब, अब जरा सा समझिएगा कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे आया, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कोई भी आया, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आया। अब न्यू टेक्नोलॉजी आएगा तो क्या उसके ऊपर इंसान की एक चीजें डिपेंड होती है, वह टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरी की पूरी क्रमिक विकास, पूरी की पूरी क्रमिक विकास, उस टेक्नोलॉजी से आने से हमारे समाज के ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ा। जैसे हम इतिहास में इन चीजों की चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन हरित क्रांति की मैं चर्चा करूंगा, भौगोलिक क्रांति की भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि इतिहास की घटना कहने का मतलब होता है कि ऐसी घटना जिससे कि सामाजिक स्थिति के साथ साथ पूरे मानवीय समाज के ऊपर एक अलग प्रभाव पड़े, और उस पर जीवन में एक अलग प्रकार का विकास देखने को। और जब इस तरह की विकास की क्रमिक गति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लोगों के जीवन स्तर का विकास होगा, और लोगों के जीवन स्तर का जब विकास होगा तो जाहिर सी बात इतिहास का विकास होगा, क्योंकि इतिहास का विकास भी लोगों के विकास के ऊपर ही क्या है, निर्भर है। हम जिस तरह की घटनाएं करेंगे उसी तरह की घटनाएं ना यहाँ पर संकलित की जाएगी, कि घटनाएं अलग से आएगी। तो हमारी घटनाओं के ऊपर क्या होती है, इतिहास की चीजें डिपेंड करती है। हम कितने आधुनिक हुए, हम कितने न्यू टेक्नोलॉजी से युक्त हुए, तो इन चीजों का विकास होना, इसी को यहां पर हमने लिखा कि यदि लोगों के जीवन स्तर का विकास होना है तो उसके लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक का विकास होना जरूरी, और जब इन चीजों का विकास होगा तो इतिहास का विकास। खैर मैं आज यहीं तक हूं, और अगले टॉपिक में मैं आपके बीच इतिहास का एक बृहद रूप लेकर के आऊंगा, और खास करके इधर हाल फिलहाल में जो कुछ एग्जामिनेशन हुए हैं उसका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब सोल्विंग पेपर भी आप लोगों के पास रखूंगा, और देखूंगा कि किस तरह से आखिरकार हम लोग तैयारी करें, किस तरह से हम लोग बढ़े, कि हम लोग इतिहास में अधिक से अधिक अंक अर्जित करने की क्षमता रखें, चाहे वह पीटी के व्यू से देखें चाहे वह मेंस के व्यू से। पीटी और मेंस दोनों के व्यू को क्या करेंगे, एक साथ लेकर के चलेंगे, और मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं पीटी में ही आप लोगों को इतना दे दूं कि मेंस की भी आप लोगों की जरूरत खत्म हो। तो कंसेप्ट के साथ आपको फैक्ट भी मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, जय मां भारती।